Good morning to everyone. Welcome to the Hindu analysis class, in which we analyze the Hindu newspaper daily. If you are not following the Rajendra Law Academy channel, please follow the channel and please join the Telegram channel also, in which we will be providing you the daily PDF notes of the news which is there in the Hindu daily. And without wasting time, let's start with today's newspaper, 26th February. आज के न्यूज़पेपर के अंदर सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि इंडिया जो है मोदी जी जो हैं वो इजराइल गए हैं और इजराइल की जो पार्लियामेंट है जिसको नेसेट कहा जाता है उसको उन जॉइंट सेशन को एड्रेस किया है मोदी जी ने। बेसिकली इजराइल की जो पार्लियामेंट है नेसेट, इट इज अ यूनिकेमरल लेजिस्लेचर। तो उसके टू हाउसेज नहीं होते, एक ही हाउस होता है। तो वहां जाके मोदी जी ने जो है पार्लियामेंट्री एड्रेस दिया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। मोदी विजिट टू इजराइल एंड इसमें जो मोदी जी की ये एक स्टैंड अलोन विजिट थी। स्टैंड अलोन विजिट का मतलब होता है कि मोदी जी किसी और देश के दौरे पे नहीं गए थे, सिर्फ इजराइल ही गए थे। वहां पर इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उन्होंने उनको रिसीव किया एट टेल अवीव। तो टेल अवीव एयरपोर्ट पे उनको रिसीव किया गया एंड वहां पर मोदी जी वेंट टू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। जो उनकी आइटिनरी थी कि जहाँ पर उन्हें जाना था। यद वैशम जो है एक हॉलोकॉस्ट मेमोरियल भी है, म्यूजियम भी है, जहाँ पर ज्यूज की जो परसिक्यूशन की गई थी नाजीज के द्वारा, उसको एक कोमेमोरेट करने के लिए तो मोदी जी जो है इन सब जगहों पे उन्होंने विजिट किया। नाउ इंडिया और इजराइल के बीच में जो ये विजिट है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट डील्स होने वाली हैं। तो सबसे पहले डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में इसमें इंडिया एंड इजराइल के बीच में एमओयू साइन किए जाएंगे, लेबर एंड ट्रेड एंड एआई एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ऑल्सो, एंड इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया और मिडल ईस्ट को ज्वाइन करने वाला जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर भी जो है बातचीत की जाएगी। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है जो कि वेस्ट एशिया यूरोप को ज्वाइन करता है। ये G20 समिट 2023 जो इंडिया ने होस्ट किया था वहां पर अनाउंस किया गया था। एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस मीटिंग के अंदर इंडिया, यूएई एंड इजराइल के बीच में एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी होने की पॉसिबिलिटी है। Now, discussion on and Modi ji also discuss about the free trade agreement between India and Israel। तो हम इंडिया जो है वो बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है आफ्टर द यूएस इम्पोज टैरिफ्स ऑन इंडिया। तो अभी तो फिलहाल फॉर द टाइमिंग वो 18% कर दिया है ट्रंप जी ने, बट टू काउंटर द टैरिफ्स बाय द यूएस, तो इंडिया जो है बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। जैसे कि हमने ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, एंड मेनी अदर नेशंस वी हैव साइंड। नाउ in this what is the important points in this visit? Modi ji has been conferred with the medal, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। तो मोदी जी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल ग्रांट किया गया है। एंड मोदी जी जो हैं उन्होंने जब नेसेट को एड्रेस किया तो मोदी जी हैज रेफर्ड दैट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल इज एंशियंट इन नेचर एंड इट इज कम्युनिटी बेस्ड। तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा इजराइल के साथ। एंड दूसरी बात कि मोदी जी ने अब्राहम अकॉर्ड्स को भी प्रेज किया। नाउ व्हाट आर अब्राहम अकॉर्ड्स? अब्राहम अकॉर्ड्स आपको समझने पड़ेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है। बेसिकली ये यूएस ने मीडिएट करवाए थे इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन का इशू चल रहा है और आपको पता है पैलेस्टीन जो है वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी पीपल रहते हैं। अब पैलेस्टीन को तो टोटली इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय इजराइल। तो जो अरब कंट्रीज हैं जो कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, उनकी और इजराइल की कभी आपस में बनती नहीं है। तो यूएस जो था उसने इसको इन अकॉर्ड्स को ब्रोकर किया था, बीच में एक मीडिएट किया था ताकि इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जा सके। तो ये अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 के अंदर साइन करवाए गए थे। इट वाज ब्रोकर्ड बाय द यूएस and the agreement was between Israel and several Arab nations. The main aim of the Abraham Accord was building diplomatic, economic and security relations. So diplomatic relations between Israel and Arab countries, economic relations and security relations. It is named after the first prophet Abraham। अब्राहम जो है जुदाइज्म, ज्यूज जो है जुदाइज्म को फॉलो करते हैं और अरब देश जो है वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो इन दोनों रिलीजन्स के जो फर्स्ट प्रॉफिट हैं वो अब्राहम ही माने जाते हैं। तो इसीलिए इस अकॉर्ड्स का नाम अब्राहम इनके नेम पे रखा गया है। नाउ इनिशियल सिग्नेटरीज इसके कौन थे? सबसे पहले ये अब्राहम अकॉर्ड्स साइन किया गया था इजराइल और यूएई के बीच में।
देन सेकंड इजराइल और बहरीन के बीच में, एंड लास्ट लेटली इसको मोरक्को ने भी साइन किया था। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि मोरक्को और फाइनली सूडान ने भी किया था 2020 के अंदर। तो सूडान बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन अरब नेशन, अफ्रीकन एंड अरब नेशन टू नॉर्मलाइज द रिलेशंस विद इजराइल। नाउ मूविंग अहेड, की प्रोविजंस अब्राहम अकॉर्ड की क्या है? ऑब्वियसली अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच में जो रिलेशंस है उसको नॉर्मलाइज करना है। तो उनके बीच में एम्बेसीज ओपन करेंगे, एम्बेसडर्स को अपनी कॉन्सुलेट्स जो हैं वो डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट की जाएंगी, देन कोऑपरेशन दो उन कंट्रीज के बीच में करवाया जाएगा। एंड बदले में इसराइल ये कह रहा है कि वो वेस्ट बैंक के ऊपर जो है अपनी ऑक्यूपेशन नहीं करेगा। वेस्ट बैंक क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। नाउ दीज ये जब अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए तो ये एक अरब इजरायली रिलेशन में बहुत बड़ा एक चेंज था, क्योंकि अरब देश कहते थे कि हम इसराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं करेंगे जब तक इसराइल पैलेस्टीन का इशू सॉल्व नहीं कर देता, पैलेस्टीन लोगों को उनका हक नहीं दे देता। बट फिर यूएस ने इसको मीडिएट किया, उन्होंने बोला कि भाई आप इकोनॉमिक और ये जो रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस एंड कोऑपरेशन, इसको आप अलग रखिए एंड पैलेस्टीन के इशू को अलग रखिए। तो इट लेड टू द डीकपलिंग ऑफ द टू इशूज, जिसकी वजह से कुछ अरब देशों ने इसराइल के साथ मिलकर अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया था। तो आपको याद रहना है कि 2020 में साइन हुए थे, यूएस ने इसको मीडिएट किया था, और सबसे पहले यूएई और इसराइल के बीच में हुआ, देन सेकंड पे अगर आप देखेंगे बहरीन, देन मोरक्को, देन फाइनली सूडान। देन नेक्स्ट इज मोदी जी ने इसराइल की पार्लियामेंट के अंदर, नेसेट के अंदर टेररिज्म के भी ऊपर बात करी, और उन्होंने कंडेम किया जो हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर अक्टूबर 7 2023 को, उसको कंडेम किया। और एंड मोदी जी ड्रू द पैरेलल दैट इंडिया के ऊपर भी ऐसे टेररिस्ट अटैक्स जो हुए जो कि कंडेमनेबल है, जिसमें उन्होंने 26/11 मुंबई टेरर अटैक की भी बात करी। उन्होंने बोला कि बोथ द नेशंस आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। नाउ इस मीटिंग के अंदर जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक हेक्सागोनल अलायंस बनाने की बात करी है, प्रपोजल रखा है। हेक्सागोनल मींस 6 उसकी साइड्स होती हैं, तो बेसिकली 6 कंट्रीज जो हैं उसकी मेंबर बन सकती हैं। तो जिसमें उन्होंने इंडिया, ग्रीस एंड साइप्रस की तो बात करी है। देन एक अरब नेशन, एक अफ्रीकन नेशन और एक एशियन नेशन की भी बात की है, जो कि अभी डिसाइडेड नहीं है। तो हेक्सागोनल अलायंस जो है बनाई जाएगी, इसका मेन पर्पस क्या है? टू काउंटर द रेडिकल शिया एक्सिस। शिया एक्सिस का मतलब है जो देश बेसिकली जो इजराइल के इजराइल के अगेंस्ट हैं और शिया मेजोरिटी है, जैसे ईरान इज द शिया मेजोरिटी, ईरान शिया मेजोरिटी, और ईरान एंड इजराइल आर द आर्क राइवल्स, दोनों आपस में कट्टर दुश्मन है। उसके बाद यमन देख ले, यमन में हाउथी रेबल्स हैं वहां पर, तो इनको काउंटर करने के लिए एक हेक्सागोनल अलायंस बनाने की बात की जा रही है। देन एक सुन्नी रेडिकल एक्सिस को भी काउंटर करने के लिए ये अलायंस बनाने की बात की जा रही है। देन इसमें जो टारगेटेड कंट्रीज हैं जिसको काउंटर करने की बात हो रही है, वो ईरान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, कतर है। बट इंडिया जो है इसमें थोड़ी सी एक डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का इन देशों के साथ रिलेशंस है, जो कि सऊदी अरेबिया, कतर, हमारे इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, विच विल मेक द इंडिया टू वॉक द टाइट रोप। तो इंडिया को बैलेंस करना पड़ेगा कि कैसे इसको बैलेंस करेगा इंडिया, लेट्स सी। देन आगे मोदी जी ने जो विजिट की है, और इस विजिट का बैकड्रॉप ये है कि गाजा के अंदर इसराइल ने टोटल एनिलिएशन, टोटल डिस्ट्रक्शन करी है, वहां पर कुछ बचा ही नहीं है। तो इतने लोगों की मौत हो चुकी है, 70K लोगों की मौत हो चुकी है, उससे भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 2 साल इस कन्फ्लिक्ट को चलते हो गए, जो कि अभी यूएस पीस प्लान के तहत, जो यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके तहत उसको रोका गया है। तो दिस मोदी विजिट टेक्स प्लेस अगेंस्ट दिस डीपली कंटेंशियस बैकड्रॉप। नाउ द मेन कंटेंशन इशू इज कि जो इसराइल है ना, अब इसको मैप को अगर आप देखेंगे तो इसराइल ने इस गाजा स्ट्रिप को, ये जो गाजा स्ट्रिप है, पैलेस्टीनियन लोग जहां पर रहते हैं, इसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब इसराइल का प्लान है ये वेस्ट बैंक का जो एरिया है, इसको वेस्ट बैंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जॉर्डन रिवर फ्लो करती है। जॉर्डन रिवर का जो वेस्ट एरिया है उसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, और यहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह देखने को मिलता है। वेस्ट बैंक के अंदर पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स थी, वहां पैलेस्टीनियन लोगों के घर थे। अब ये तो इसने पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया है इसराइल ने। अब वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल अपनी ऑक्यूपेशन बढ़ा रहा है, धीरे धीरे ज्यू लोगों के घर यहाँ पर बनाकर उनको यहाँ पर सेटल कर रहा है। तो जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन के अंदर एक स्टेटमेंट जो है इस चीज को कंडेम करने के लिए रिसेंटली वो इंट्रोड्यूस भी की गई, जिसको इंडिया ने पहले तो उस स्टेटमेंट को साइन नहीं किया,
क्योंकि मोदी जी जो है इजराइल जा रहे थे और इजराइल जिस देश में जा रहे हैं उसी देश के अगेंस्ट जो यूएन के अंदर स्टेटमेंट है उसको साइन करना, तो इट कुड हैव बीन अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि मोदी जी जो है वो नहीं चाहते कि इजराइल जो है वो नाराज हो। बट फाइनली इंडिया ने उस स्टेटमेंट के ऊपर साइन करा जिसने इस चीज को कंडेम किया कि जो इजराइल है वो वेस्ट बैंक एरिया के अंदर जो अपनी ऑक्यूपेशन बढ़ा रहा है, इट इज वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स ऑल्सो। तो आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया जो है उसकी शिफ्टिंग पोजीशन वेस्ट बैंक के रिगार्डिंग, तो वेस्ट बैंक का एरिया हमने देखा, इंडिया ने इनिशियली इनिशियली तो ये जो स्टेटमेंट यूएन के अंदर थी इसको स्किप कर दिया था, जिसको 85 कंट्रीज ने साइन किया था। क्योंकि इंडिया की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है कि हम पैलेस्टीनियन लोगों के साथ हैं। जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है, इजराइल उन चीजों के ऊपर पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर रहा है। तो ये स्टैंड होते हुए भी इंडिया ने यूएन की स्टेटमेंट को साइन नहीं किया, तो इट वाज समथिंग व्हिच वाज सरप्राइजिंग। देन बट 24 आवर्स लेटर इंडिया ने जो है इस स्टेटमेंट को साइन किया, एंड दिस स्टेटमेंट रिजेक्टेड ऑल द मेजर्स ऑल्टरिंग द डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन वेस्ट बैंक के अंदर, ज्यूज की पॉपुलेशन बढ़ाना, देन वहां पर उनका स्टेटस चेंज करना, वहां ज्यूज लोगों के घर जो है उनकी मेजोरिटी करना और पैलेस्टीनियंस को अपरूट करना वहां पर, इस स्टेटमेंट ने इसको क्रिटिसाइज किया है। देन ये भी बोला गया कि इट इज अ वायलेशन ऑफ फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन, फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन की ये वायलेशन भी मानी गई है। बट इसराइल कहता है कि मैं वेस्ट बैंक के अंदर जो अपनी ऑक्यूपेशन इंक्रीज कर रहा है, इसराइल का कहना है कि वो सिक्योरिटी ग्राउंड्स एंड हिस्टोरिक राइट्स है, कि हमारे पहले यहाँ पर राइट्स थे और सिक्योरिटी ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज E1 सेटलमेंट प्लान। तो ये जो इसराइल वेस्ट बैंक एरिया के ऊपर अपना कब्जा जमा रहा है, ज्यू लोगों के घर बना रहा है, वो E1 सेटलमेंट प्लान के अंदर जो है उसको E1 सेटलमेंट प्लान बोलते हैं। Israel approval of the thousands of new housing units in the West Bank has significant implication for the two state solution। क्योंकि फिर पैलेस्टीन और इजराइल जो टू स्टेट सॉल्यूशन की हम बात करते हैं कि भाई पैलेस्टीन लोगों की अपनी कंट्री हो और इजराइल की अपनी अपनी सेपरेट कंट्री हो, तो इसके ऊपर इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इजराइल हर चीज के ऊपर कब्जा कर रहा है। नाउ मूविंग अहेड, मोदी सपोर्ट फॉर गाजा पीस इनिशिएटिव। मोदी जी ने इजराइल की पार्लियामेंट जो नेसेट है उसके अंदर गाजा पीस प्लान, अब गाजा की जो वॉर 2023 से चल रही थी उसको सीज फायर जो है वो उसका सीज फायर जो है वो करवाया गया गाजा पीस इनिशिएटिव के थ्रू। नाउ गाजा पीस इनिशिएटिव जो है वो यूएस का 20 पॉइंट एक इनिशिएटिव था, जिसके अंदर यूएस गाजा पीस प्लान भी बोलते हैं उसको, जिसको यूनाइटेड नेशन ने भी एंडोर्स किया। इसके अंदर मेन चीजें जो रखी गई थी कि भाई हम गाजा के अंदर शांति कैसे लेके आए, लड़ाई कैसे बंद करें। तो इस पीस प्लान के अंदर सबसे पहली बात यूएस ने बोला था कि हमास जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम डिसआर्म करेंगे, उनके हथियार जो हैं उनसे ले लिए जाएंगे। देन उसके बाद इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, अब क्योंकि वहां पर इजरायली फोर्स रहेगी तो एक डाउट रहेगा कि वो एट्रोसिटीज करेंगे, वो बायस्ड है। तो यूएस ने ये प्लान किया कि वहां पर एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वहां पर स्टेशन की जाएगी, जो कि पैलेस्टीन लोगों को जो है वो गाजा को सिक्योर करेगी और पैलेस्टीनियन पुलिस को ट्रेन भी करेगी। अब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर कौन से आर्म्ड पर्सन होंगे, ना तो यूएस के होंगे ना ही इजराइल के होंगे। तो ये जो गाजा पीस बोर्ड एक जो है एक बॉडी बनाई गई है जिसके अंदर 27 कंट्रीज मेंबर हैं। वो कंट्रीज जो हैं अपनी आर्मी में से जो है अपने आर्म्ड पर्सनल्स को बेसिकली डिप्लॉय करेंगे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर। पाकिस्तान इज आल्सो द मेंबर ऑफ गाजा पीस बोर्ड। तो बट पाकिस्तान ने मना कर दिया कि मैं इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में अपनी आर्मी नहीं भेजूंगा। अब वो क्यों मना किया है वो तो एक सेपरेट इशू है। देन उसके बाद इस पीस प्लान के अंदर ये भी बोला गया कि गाजा को अब गवर्न कौन करेगा, क्योंकि वहां पर कोई गवर्नमेंट तो नहीं है। तो उन्होंने बोला एक टेम्परेरी टेक्नोक्रेटिक बॉडी जो है वो गाजा को प्रिजाइड करेगी, बट उसके ऊपर भी एक बॉडी बैठ के उसको मॉनिटर करेगी जो कि बोर्ड ऑफ पीस है, बोर्ड ऑफ पीस जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो एक टेक्नोक्रेटिक टेक्निकल बॉडी जो कि गाजा को एक गवर्न करेगी, बट उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग बॉडी जो है जिसको बोर्ड ऑफ पीस बोलते हैं वो उसको मॉनिटर करेगी। देन ह्यूमैनिटेरियन एड, इमीडिएट सर्ज इन एड फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाएगी जिससे गाजा को रीबिल्ड किया जाएगा। नाउ बोर्ड ऑफ पीस की बात कर लेते हैं, जो कि एक मॉनिटरिंग बॉडी रहने वाली है बोर्ड ऑफ पीस। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग वॉशिंगटन के अंदर हुई है, बोर्ड ऑफ पीस की फर्स्ट मीटिंग वॉशिंगटन के अंदर हुई, जिसमें इंडिया जो है बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनने से अभी उसने ज्वाइन नहीं किया है, इंडिया इज ओनली एन ऑब्जर्वर कंट्री।
अभी इस 27 कंट्रीज ने जो है बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन किया है। इंडिया का स्टैंड ये है कि भाई कॉशियस एंगेजमेंट, कि अभी वी आर ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग, अभी हम देखेंगे, अगर हमें लगेगा तो हम इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करेंगे। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग हो गई, जिस मीटिंग के अंदर ये सारी कंट्रीज हैं, जिसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो आप देखेंगे अरब कंट्रीज भी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि गाजा को रीबिल्ड किया जाए, वहां पर शांति आए। कितने लोगों की वहां डेथ हो चुकी है। इसके अंदर इन्होंने इन सारी कंट्रीज ने $7 बिलियन की जो है प्लेज भी की है कि गाजा को रीबिल्ड किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने अलोन $10 बिलियन की प्लेज ली है। 27 मेंबर्स जो हैं इसके कंट्रीज इसके मेंबर हैं। So this is all about the Modi visit to the Israel and the address to the Knesset, the Parliament of Israel. बट यहाँ पर एक और इशू है। जब मोदी जी की विजिट शेड्यूल की गई थी कि वो इसराइल जा रहे हैं, तो वहाँ के ऑपोजिशन लीडर हैं, जो इसराइल की पार्लियामेंट नेसेट के ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने बोला था कि हम जब मोदी जी एड्रेस करने आएंगे हम उसका बॉयकॉट करेंगे। अब उसका लेना देना मोदी जी के साथ नहीं है कि मोदी जी आके एड्रेस करे तो हम बॉयकॉट करेंगे। उसके पीछे एक इशू है। वो इशू कौन सा है? वो इशू हम देख सकते हैं कि इसराइल के अंदर जुडिशियल क्राइसिस चल रहे हैं। जुडिशियल क्राइसिस कौन से हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी दैट ऑपोजिशन लीडर जो है उनका नाम है यार लापिद। उन्होंने थ्रेटन किया कि वी विल बायकॉट द मोदीज नेसेट एड्रेस। क्यों? उन्होंने यार लापिद ने बोला कि हम इसको बायकॉट करेंगे जब तक इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू इस एड्रेस में इसराइल के सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं यित्जक अमित को इनवाइट नहीं करते। अब देखो, इसराइल की जो पार्लियामेंट है ना, वहां पर एक कन्वेंशन है। जब भी इसराइल की पार्लियामेंट को कोई फॉरेन डिग्नेटरी एड्रेस करने आता है, तो गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट एंड ऑपोजिशन लीडर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द नेसेट, वो तो वहां पर होंगे ही होंगे। बट इसराइल का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके प्रेसिडेंट को, ये जज होते हैं, सीनियर मोस्ट जज होते हैं, इनको भी वहां पर इनवाइट किया जाना चाहिए। बट इसराइल की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इनको इनवाइट नहीं किया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट है उनको इनवाइट नहीं किया गया। पहले भी जब ये आपके जो ये आपके ट्रम्प हैं, ट्रम्प आए थे इसराइल के अंदर, तब भी इनको इनवाइट नहीं किया गया था। द रीजन बिहाइंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है वो एक राइट विंग गवर्नमेंट है। ठीक है, एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बहुत ही कट्टर गवर्नमेंट है, जो कि जूइज्म को लेकर बहुत ही कट्टर है। इसलिए आप देखेंगे कि पैलेस्टीनियन को टोटली डिस्ट्रॉय करने की पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट करी। अब जो बेंजामिन नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है, इसका मेन एक जब ये इलेक्शन में जीत के आए थे तो इन्होंने बोला कि भाई गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लेके आती है या कोई लॉ तो नेसेट बनाएगी बेसिकली। कोई पॉलिसी, कोई डिसीजन, कोई ऑर्डर जब गवर्नमेंट पास करती है तो उसको चैलेंज कर दिया जाता है, और जो इसराइल का सुप्रीम कोर्ट है उसको रिव्यू करता है कि भाई ये जो डिसीजन है कहीं ये इसराइल के जो बेसिक लॉ है। इसराइल के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसराइल के अंदर बेसिक लॉ है। बेसिक लॉ के अंदर वहां के लोगों के राइट्स वगैरह सब बता रखे हैं। अब इसराइल के जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, वो कि हर देश के सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, हमारे इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास भी ये राइट है जुडिशियल रिव्यू करने का। जैसे कि अगर आप आर्टिकल 21 अगर आपने पढ़ा होगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है that no one can be deprived of his life except according to the procedure established by law। तो यहाँ पर जो ये प्रोसीजर established by law है, ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करा कि दैट इट वी विल रीड इट एज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसको हम पढ़ेंगे, जो कि एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इसका मतलब क्या है, इसको सिंपल भाषा में समझो। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कोई लॉ या कोई ऑर्डर, कोई डायरेक्शन पास की, कोई भी ऑर्डर, कोई भी पॉलिसी, कोई भी चीज, ऑर्डर, लॉ या कुछ भी ऐसा पास किया जो कि सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट करता है, या जो रीजनेबल नहीं है, अनरीजनेबल है, अनफेयर है, आर्बिट्रेरी है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि गवर्नमेंट ने मान लो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया कि आज से अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति शाम को 5 बजे के बाद शॉर्ट्स के अंदर अगर बाहर सड़क पे घूमेगा, तो उसको हम 3 साल के लिए जेल में डाल देंगे। शॉर्ट्स पहन के अगर कोई जाएगा। अब आपको लगेगा इट इज टोटली अनफेयर यार,
कि भाई बिल्कुल टोटली अनफेयर है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, आर्बिट्रेरी है, मतलब तानाशाह है। तो फिर ऐसे ऑर्डर्स को हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को देखा जाता है, जिसका मतलब कि वो लॉ जो ऑर्डर है वो रीजनेबल होना चाहिए, वो ड्यू होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए, वो अनरीजनेबल तानाशाह आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। तो ये हर देश के पास होती है ये पावर, सुप्रीम कोर्ट हर देश के सुप्रीम कोर्ट के पास। सिमिलरली इसराइल के सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर थी। अब जो बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट है, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स राइट विंग गवर्नमेंट है, ये बहुत कट्टर है, ये इमिग्रेंट्स के खिलाफ इनका बहुत ही कट्टर स्टैंड है, इनका पैलेस्टीनियंस के खिलाफ बहुत कट्टर स्टैंड है। तो ये कोई भी ऐसा ऑर्डर पास करें जिसमें किसी को भी डेथ सेंटेंस दे दें या किसी को भी जेल में उठा के डाल दें, तो ऐसा कोई ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कुछ अगर ये पास करते हैं, तो वहां का सुप्रीम कोर्ट जो था वो इंटरवीन करता था, इजराइल का सुप्रीम कोर्ट, और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को या उन डायरेक्शंस को इजराइल का सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता था। इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की पावर बहुत ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करो। तो उन्होंने जुडिशियल ओवरहोलिंग करी, मतलब एक नए बिल लेके आए जिसमें उन्होंने बोला कि इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के पास रीजनेबलनेस को चेक करने की कोई पावर नहीं है, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इजरायली गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर, कोई भी लॉ, उसका आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, उसको आप रीजनेबलनेस के ग्राउंड पे चेक नहीं कर सकते, चाहे वो रीजनेबल है चाहे अनरीजनेबल है, उसको इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। दूसरा चेंज इन्होंने ये करा कि जो इसराइल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, उनकी जजेस की जो सिलेक्शन है, जजेस की सिलेक्शन के बारे में, जजेस को सिलेक्ट करने के लिए जुडिशरी के मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्ट करते थे, मतलब कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था। जैसे हमारे इंडिया में भी कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को सिलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट को वो जो है एक लिस्ट भेज दी जाती है जिसमें से गवर्नमेंट उन नेम्स को अपॉइंट करके सुप्रीम कोर्ट के जज एज अ अपॉइंट कर दिया जाता है। सिमिलरली इसराइल के अंदर भी ऐसा था, और ये जरूरी भी है क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है एक बेसिक प्रिंसिपल है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है इंटरप्रिटेशन देना, और चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर सरकार तानाशाह हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा एरा गैरा लॉ पास कर दिया, जैसे मान लो एक लॉ पास कर दिया कि लॉ का क्लैट का पेपर जो है वो सिर्फ लड़के दे सकते हैं, लड़कियां नहीं दे सकती, तो अब आप बोलेंगे ये तो इनइक्वालिटी है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। बट ये लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने, सपोज करो ऐसा कोई लॉ बना दिया, तो आपको तो ये अनफेयर लगेगा ना, तो फिर वहां पर उसको चेक करने के लिए जुडिशरी के पास पावर होती है। तो फिर इजरायली गवर्नमेंट ने क्या करा, एक तो रीजनेबलनेस जुडिशियल रिव्यू वाली पावर छीन ली, एक इंडिपेंडेंस को छीन लिया, मतलब कि सरकार को पावर दे दी कि हम अपॉइंट करेंगे जजेस। अब वो कौन से जजेस होंगे, ऑब्वियसली वो जजेस होंगे विच विल टो द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के फेवर में फैसले देंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ऐसे ही जजेस उसके अंदर अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये जब ओवरऑल किया, जुडिशियल सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की इसराइल के अंदर, तो इसराइल के जो ऑपोजिशन मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही खतरनाक डेंजरस मूव है, इस ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने प्रोटेस्ट करे, और काफी साल प्रोटेस्ट चलते रहे, बट हमास जब ये अटैक हुआ, 2 साल से ये वॉर चल रही है, तो अब प्रोटेस्ट तो नहीं हो रहे हैं। बट उसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो ये ऑपोजिशन लीडर है यार लापिद, इन्होंने ये बात कही है कि भाई इन्होंने ये बात कही है कि हम बायकॉट करेंगे इस एड्रेस का, क्योंकि आपने जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं यित्ज़ाक अमित को आपने इनवाइट नहीं किया। अब इनवाइट क्यों नहीं किया, क्योंकि जो यित्ज़ाक अमित है ना, उनको जो अपॉइंट किया गया है वो जुडिशरी के द्वारा, सीनियर मोस्ट जज हैं तो उनको अपॉइंट किया गया। तो बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती, वो कहती हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, बिकॉज गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की, तो वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग यू। दिस इज द मेन इशू। नाउ लेट्स रीड इट। ठीक है, लैपिड आर्ग्यूज दैट दिस फॉलोज एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाना चाहिए, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो, ये एक कन्वेंशन है जो कि फॉलो की जाती है। पहले भी जो अमित हैं उनको यित्ज़ाक अमित को नहीं बुलाया गया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। नाउ मूविंग अहेड, Yitzhak Amit was elected as a Supreme Court president in January 2025, बट लेविन जो है जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। उन्होंने बोला कि जो अपॉइंटमेंट है वो प्रोसीजरली फ्लॉड थी। प्रोसीजर मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने उनको नहीं अपॉइंट किया, इन्होंने जो है गवर्नमेंट का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, जिसके अंदर देन प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, कि प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस यही है कि यित्ज़ाक अमित जो है उनको उनकी स्टेट गैजेट के अंदर नेम मेंशन नहीं किया गया। देन ही इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टेट फंक्शंस आल्सो।
देन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन स्टॉल्ड ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन, क्योंकि सरकार और जुडिशरी के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो भी नॉन कोऑपरेशन की वजह से रुक गया है. Israel judicial overhaul 2023 Netanyahu led right-wing coalition has pushed judicial reforms to limit the Supreme Court powers, abolishing the reasonableness doctrine, then increasing the political control over the judicial appointments, then parliamentary override power. ये क्या है? parliamentary override power ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, उस फैसले को अगर ओवरराइड करना है कि हम आपके फैसले को नहीं मानते, तो इन्होंने ये पावर दे दी इजराइल की पार्लियामेंट को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम ओवरराइड कर सकते हैं विद अ मेजोरिटी. देन उसके अलावा व्हाट हैज हैपेंड नाउ, सो नेसेट ने जो ये रीजनेबलनेस डॉक्ट्रिन को अबॉलिश किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑब्वियसली ये चैलेंज होगा, ये जो बिल है जो कि सुप्रीम कोर्ट की पावर छीन रहा है, इसको चैलेंज किया गया होगा. और इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया 8:7 के वर्डिक्ट से. 8 मेजॉरिटी में थे, 7 माइनॉरिटी में थे. उन्होंने बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है जो कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर रहा है, तो उसको इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया. देन ये लॉ जो था, इट वाज गिविंग ग्रेटर कंट्रोल टू द गवर्नमेंट ओवर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स. एंड अभी इस लॉ का फुल रिव्यू करना अभी बाकी है, जो कि मिड 2026 में ऐसा कहा जाएगा. कहा जा रहा है कि इस लॉ का फुल रिव्यू किया जाएगा, और लेट्स सी कि इस लॉ को वैलिड डिक्लेयर किया जाता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा. और मैंने आपको बोला था कि इजराइल के अंदर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, एक बेसिक लॉ होता है. तो बेसिक लॉ को जो है वहां पर फॉलो किया जाता है. देन व्हाई द प्रोटेस्ट हैपेंड, मैसिव नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई ये जो अगर ऐसा बिल आ जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे जो है ऑथोरिटेरियन थियोक्रेसी जो है वो एब्सोल्यूट कंट्रोल हो जाएगा, वो तानाशाह हो जाएंगे, जो मर्जी लॉ, जो मर्जी डायरेक्शन पास करते रहे, सुप्रीम कोर्ट उसको चेक बैलेंस नहीं कर सकता. इसलिए इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे. सो दिस इज अबाउट दिस न्यूज ऑल्सो. सो ये जो न्यूज है ये हमारी कंप्लीट होती है. देन उसके बाद एक न्यूज यहाँ पर है, यूके चेगोस बिल नाउ ऑन होल्ड ओवर द यूएस कंसर्न्स. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि चेगोस आइलैंड का क्या इशू है, यूके का क्या इशू है. अभी थोड़ी देर के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे. अभी हम इसको आगे चेक करते हैं कि और कौन सी न्यूज है हमारे जो आज के न्यूज़पेपर में. ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, हमारे लिए एक काम की नहीं है इतनी, तो हम आगे चल रहे हैं. एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी की ना एक क्लास 8 की एक बुक थी, ठीक है, जिसके अंदर सुप्रीम सॉरी जुडिशरी के अंदर करप्शन के बारे में कुछ ऐसा बुक में लिखा हुआ था, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है. सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन. किसी ने पिटीशन नहीं फाइल करी, सुओ मोटो कोर्ट ने अपने आप न्यूज बेसिस पे उसका जो है कॉग्निजेंस लिया. एंड कोर्ट जो है उसको क्रिटिसाइज कर रही है कि आप ऐसी चीजें एनसीईआरटी में लिख रहे हैं जिसके बारे में जुडिशरी के अंदर करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन को डीजेनरेट कर रहे हैं, मतलब आप उसको डिमीन कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, तो जिसमें पब्लिक ट्रस्ट इरोड हो सकता है. देन उसके बाद दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, यूएस विनिंग सो मच सेज ट्रम्प इन द लॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच. तो स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच, देखिए यूनियन का मतलब होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का हेड कौन है, प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट जो है वहाँ की कांग्रेस, कहाँ की कांग्रेस, अमेरिका की, यूएस की कांग्रेस, वहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं. उसमें दो हाउसेज हैं, जैसे हमारे यहाँ पर दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी टू हाउसेज हैं, दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट. सीनेट इज द अपर हाउस, जहाँ पर 100 मेंबर्स हैं, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोअर हाउस होता है. इन दोनों को ज्वाइंटली एड्रेस करता है प्रेसिडेंट, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच. स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में प्रेसिडेंट क्या करता है, वो बताता है कि हमने क्या अचीव किया, हमारे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरफ जा रही है, ताकि एक एक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट है और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो है एक उनके बीच में लिंक बना रहे हैं, उनको पता चले कि भाई हमारा जो प्रेसिडेंट है, जो हमारी सरकार है हमारे देश की, वो कर क्या रही है, तो पार्लियामेंट को स्पीच दी जाती है. तो ट्रंप ने जो है स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच दी है, और इसके अंदर ट्रंप ने किस किस चीजों के बारे में बात करा है वो हम फटाफट से देखेंगे. एंड लेट्स सी, Trump State of the Union Address 2026 key takeaways for India. What is the State of the Union speech? तो this I have already told you कि ये एनुअल एड्रेस है. हर साल जो है यूएस के प्रेसिडेंट जो है, एक जॉइंट सेशन होता है सीनेट एंड इनको एड्रेस किया जाता है. इसमें सरकार के जो गोल्स हैं, प्रायोरिटीज एंड डोमेस्टिक फॉरेन रिलेशन, इनको एड्रेस किया जाता है.
एंड ये डिस्टिंक्शन ये है कि ये चलो ये हमारे काम का नहीं, आगे चलते हैं। इंडिया पाकिस्तान, अब यहाँ पर ऑब्वियसली ट्रम्प क्या बताएगा जाके अपनी पार्लियामेंट को, वहां पर कांग्रेस को क्या बताएगा? वो बोलेगा कि मैंने पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी शॉर्ट टर्म के लिए वॉर स्टार्ट हुई थी, उसको मैंने जो है मीडिएट करवा के सीज फायर करवाया था। तो फिर उसने वही क्लेम किया है यहाँ पर ये 90th टाइम ये उसने क्लेम किया है। उसने बोला कि भाई ये न्यूक्लियर वॉर होने के पूरे चांसेस थे, और अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती तो पाकिस्तान का कहना था कि 35 मिलियन पीपल वहां पर मर जाते। पाकिस्तान का कहना है कि अगर आप ट्रम्प जी अगर आप ये लड़ाई नहीं रुकवाते तो इतने लोगों की मौत हो जाती। तो वो क्रेडिट ट्रम्प को दे रहा है। इंडिया ने ट्रम्प के क्लेम को डिनाई किया है कि नहीं, इंडिया अपने फैसले खुद लेता है, किसी फॉरेन कंट्री के कहने से हमने ये वॉर नहीं रोकी है। और जिसको इंडिया ने डिनाई किया, और फिर भी ट्रम्प ने इस चीज को बार बार क्लेम किया कि इसको मैंने ही रुकवाया है लड़ाई को। जबकि उसके बाद फिर हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक साइलेंस, मतलब उसके बाद इसके बारे में बात ही करनी बंद कर दी। ना इसके बारे में बात करी, देन उसके बाद अ, ईरान डिप्लोमेसी के बारे में बात करी। अब ईरान की डिप्लोमेसी के बारे में ट्रम्प ने क्या बोला? ट्रम्प ने बोला कि हम ईरान ईरान के साथ, आपको पता है यूएस की टेंशन्स चल रही हैं, क्यों चल रही हैं मैं आपको बताता हूँ सिंपल वर्ड्स में। ये है कि ईरान जो है ना, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए प्रेपरेशन कर रहा है। क्योंकि एक होता है सिविल यूज न्यूक्लियर एनर्जी का, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। एक होता है मिलिट्री यूज, जिसमें हम उसको बॉम्ब बना सकते हैं। दोनों में चाहे सिविल यूज हो, अगर आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिजली बनानी है, उसके लिए भी जो रॉ मटेरियल है यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम को एनरिच किया जाता है। अब अगर आप यूरेनियम को 90% तक एनरिच कर देंगे तो उसका न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है। तो फिर यूएस का ये कहना है कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, क्योंकि यूएस और ईरान आपस में आर्क राइवल्स हैं, बहुत ही कट्टर दुश्मन है वो। अगर ईरान के पास वो न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, तो यूएस को ये डर है कि वो बॉम्ब अगर लड़ाई हो जाती है तो वो यूएस के साथ फिर यूएस को बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब उसके लिए उसने किया क्या? ट्रम्प से पहले जो बाराक ओबामा की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, या जो बाइडेन की भी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो बाराक ओबामा के टाइम पे ट्रम्प के साथ सॉरी ईरान के साथ एक डील साइन हुई थी, जिसका नाम है JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें क्या बोला गया था कि यूएस ने ना ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी कि ईरान के साथ कोई डीलिंग नहीं करेगी उसकी इकोनॉमी को क्रश करने के लिए। तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी ईरान के ऊपर। अब ईरान की जो इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में थी, तो उन्होंने बोला कि यार एक डील साइन करते हैं। ईरान को बोला कि अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे, और वो चेक कैसे करेंगे? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, जो एटॉमिक इन चीजों में डील करती है, वो वहां पर विजिट करेगी ईरान के अंदर रेगुलरली, और चेक करेगी उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे जाके कि वो बॉम्ब तो नहीं बना रहे। ईरान ने बोला कि ठीक है, आई विल गिव यू द एक्सेस, बदले में आप मेरे ऊपर सैंक्शन हटा दो, मेरी इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में है। तो जेसीपोआ जो डील थी वो P5+1 कंट्रीज के बीच में हुई थी। P5 मतलब परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें यूके, यूएसए, फ्रांस, देन चाइना, एंड आपका ये चाइना, यूके, फ्रांस, यूएसए, रशिया, ये पांच थे, और +1 जर्मनी। जर्मनी, इन 6 लोगों के बीच में, और साथ में यहाँ पर ईरान है, इनके बीच में ये डील हुई थी कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, और बदले में ये लोग उनके ऊपर सैंक्शंस रिमूव कर देंगे। बट ये जब ट्रम्प महाराज आए, तो ट्रम्प ने इस डील को जो है इस डील को खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि ईरान जो है अभी भी बॉम्ब बना रहा है, तो ये डील जो है एक नलिटी है। नलिटी मतलब इसका कोई फायदा नहीं है, ईरान अभी भी बॉम्ब बना रहा है, तो उसने इस डील को जो है डिस्कार्ड कर दिया। देन उसके बाद अब जो यूएस और मिलिट्री में ये प्रॉब्लम, ईरान और यूएस में ये प्रॉब्लम चल रही है कि यूएस ये कह रहा है कि तू अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के प्लान को डिस्कार्ड कर दे। अब दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी ट्रम्प ने। एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो पहले से ही था, अब बोल दिया कि तू बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं बनाएगा। देखो, न्यूक्लियर बॉम्ब हाथ से थोड़ी गिराएंगे किसी देश के ऊपर, कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया और मैं किसी को ऐसे फेंक के दूसरे देश पे गिरा दूंगा। उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए। मिसाइल जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल हो, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाए। तो वो बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान बना रहा है, यूएस कह रहा है तू ये मिसाइल भी नहीं बनाएगा, ना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, ना ही तो बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा। क्योंकि अगर बैलिस्टिक मिसाइल आ गई तो मिसाइल के ऊपर ही तो बॉम्ब कैरी करके लेके जाएंगे, दूसरे देश पे गिरेगा वो।
तो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने पे भी रोक लगाने की बात कर रहा है ट्रम्प। और तीसरी बात कि जो ये शिया रेडिकल्स हैं, जैसे यमन में हाउथीज हैं, और ये लेबनान के अंदर आपके ये लेबनान के अंदर हैं, ये आपके हमास हो गया, और ये जितने भी हैं, इजराइल के अंदर हमास है, इनको भी सपोर्ट नहीं करनी है। जो मिलिट्री मिलिट्री या ग्रुप्स है, इनको सपोर्ट नहीं करना। तो ट्रम्प ने तीन चीजें रखी हैं। ईरान कहता है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाऊंगा, बट मैं बैलिस्टिक मिसाइल्स को अब बना मतलब उसके ऊपर मैं कोई भी किसी प्रकार की भी ऑब्स्ट्रक्शन हिंड्रेंस एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बैलिस्टिक मिसाइल बनाना हमारा अधिकार है, वो हम बना सकते हैं। दूसरी बात, ईरान ने ये भी कहा कि हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी आज भी परस्यू करेंगे, मतलब हम न्यूक्लियर एनर्जी जो है जिससे बिजली उत्पादन होती है वो तो करेंगे, हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे। तो उसके चलते चलते अब यूएस प्रेशर क्रिएट कर रहा है ईरान के ऊपर। तो ईरान के आसपास यूएस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े कर दिए हैं कि उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो हम तेरे ऊपर अटैक कर देंगे। तो उसके बारे में भी बात करी है, जिसमें ट्रम्प ने बोला कि मैं पहले डिप्लोमेसी को फॉलो करूंगा, कि बातचीत से मसला हल हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं मसला मसला हल होगा तो फिर हम मिलिट्री एक्शन लेंगे उसके ऊपर। ठीक है, देन आगे है इसके ऊपर टैरिफ एंड लीगल डायमेंशंस कोई भी बात कर लेते हैं। टैरिफ एंड लीगल डायमेंशंस, व्हाट डिड ट्रम्प डू। टैरिफ एंड लीगल डायमेंशन ये कि आपको पता है ट्रम्प हर कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, इंडिया के ऊपर भी लगा दिया, 50% लगा दिए। और बाद में वो अभी हमारी इंटरिम ट्रेड डील हुई अमेरिका के साथ, जिसमें इंटरिम ट्रेड डील के अंदर 18% जो है टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट, जिसको स्कॉटस बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्कॉटस, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इसने यूएस ने जो ट्रम्प टैरिफ्स लगाए हैं उन टैरिफ्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, कि जितने भी देशों के ऊपर टैरिफ लगाए हैं वो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि यूएस के प्रेसिडेंट के पास पावर ही नहीं है टैरिफ लगाने की। कुछ लॉज की जिक्र करा, ठीक है, कुछ लॉज का जिक्र करा जिसके अंदर ट्रम्प ने, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है जो कह रही है कि हमने टैरिफ्स लगाए हैं, तो उसके ऊपर जो है यूएस के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि भाई ये जो टैरिफ लगाए हैं ये यूएस के सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही नहीं है, ये तो कांग्रेस के पास पावर है, मतलब उनकी पार्लियामेंट के पास। अगर पार्लियामेंट ऑथराइज करेगी तो प्रेसिडेंट टैरिफ लगा सकता है, नहीं तो नहीं लगा सकता। अब इसके अंदर लॉ कौन सा इन्वॉल्व था, पहले हम इशू समझते। इशू ये था कि ट्रम्प ये कह रहा था कि भाई जो कंट्रीज इंडिया अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाती हैं, जैसे अमेरिका ने कुछ गुड्स भेजे इंडिया, एक्सपोर्ट किया, है ना, कुछ हमने खरीदे होंगे अमेरिका से, तो इंडिया ने उसके ऊपर टैरिफ लगा दिए। टैरिफ इसलिए लगा दिया क्योंकि इंडियन इंडियन मार्केट के अंदर वो गुड्स थोड़े महंगे हो जाएं। अगर वो गुड्स सस्ते रहेंगे तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जैसे सपोज करो अमेरिका से हमने एक सपोज करो मोबाइल इंपोर्ट करें, मोबाइल, सपोज करो अमेरिकन मोबाइल्स जो हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं, और उसका प्राइस अमेरिका जब बेचता है तो उसका प्राइस नॉर्मल मान लो 7,000 है। अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो मोबाइल बना रहे हैं उनकी कॉस्ट ही 15,000 है। तो जब अमेरिका के मोबाइल इंडिया में आएंगे तो इंडियन मोबाइल कोई नहीं लेगा, क्योंकि वो सस्ते हैं अमेरिका वाले और अच्छी क्वालिटी के हैं, वो लेगा। तो उसको काउंटर कैसे किया जाए, हमने अपनी डोमेस्टिक मार्केट को कैसे बचाना है, तो वो टैरिफ लगा देंगे हम। तो यूएस ने बोला कि हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो जो देश टैरिफ लगाता है हम भी उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, मतलब कि वो देश जब हमारे कंट्री में गुड्स बेचेंगे हम उनके गुड्स पे टैरिफ लगा देंगे। इसका मेन पर्पस ये था कि जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि भाई देश, जैसे इसका एग्जांपल भी मैंने दिया है, व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स, मतलब यूएस का ये कहना था कि हम इंडिया से चीजें बहुत खरीद रहे हैं, इंपोर्ट बहुत कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कम कर पा रहे हैं क्योंकि वो वाला देश टैरिफ लगा रहा है, तो उस देश के अंदर उसकी डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की। तो डिमांड नहीं है तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, बट हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं और हम उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगा रहे, कोई भी टैरिफ नहीं लगा रहे, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट हो गया है। ट्रेड डेफिसिट मतलब कि हम उनसे खरीद तो ज्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं। तो हम बेच कम रहे हैं, तो इस ट्रेड डेफिसिट को कैसे ठीक किया जाए। तो ट्रंप ने बोला कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी का रूप दे दिया उसने ट्रेड डेफिसिट को। उसने बोला कि ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है ये एक नेशनल इमरजेंसी है। और ये मैं नेशनल इमरजेंसी क्यों कह रहा हूँ, ये आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल इमरजेंसी मत समझना। आपको नेशनल इमरजेंसी हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो तब होती है जब हमारा किसी देश के साथ वॉर लग जाती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर आर्म्ड रेबिलियन। तीन ग्राउंड्स हैं इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाने के। बट ये यूएस के ट्रेड इम्बैलेंस को, जो यूएस का प्रेसिडेंट है ट्रम्प साहब, वो कह रहे हैं कि ये नेशनल इमरजेंसी है। क्या? ट्रेड इम्बैलेंस, कि हम ज्यादा खरीद रहे हैं और हम बेच कम पा रहे हैं। तो इसको यूज करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लॉ है अमेरिका के अंदर जिस लॉ का नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, IEEPA।
इस लॉ के अंदर ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं हर देश के ऊपर, सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं, हर देश के ऊपर, इस लॉ का यूज करके। अब यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहता है कि भाई ये लॉ कहीं भी वर्ड टैरिफ यूज नहीं करता। इस लॉ के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट टैरिफ लगा सकता है, लिखा हुआ है रेगुलेट कर सकता है। तो टैरिफ लगाने की पावर तो है ही नहीं। तो ये सारे टैरिफ लीगली इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो चीफ जस्टिस हैं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द अमेरिका के, जॉन रॉबर्ट्स, उन्होंने बोला मेजोरिटी के साथ कि भाई इट इज वेरी क्लियरली गिवन दैट टैक्सिंग पावर टू द कांग्रेस, कांग्रेस पार्लियामेंट के पास है टैक्सिंग पावर, ना कि प्रेसिडेंट के पास। अब हैरानी की बात ये है कि यूएस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वहां पर जो जजेस होते हैं उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं, कंजर्वेटिव्स हैं या डेमोक्रेट्स हैं, तो रिपब्लिकन्स हैं। तो अभी हाल ही में ट्रंप ने यूएस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जिनको अपॉइंट किया गया वो रिपब्लिकन जजेस हैं, ज्यादा रिपब्लिकन, जो ट्रंप की पार्टी है। उनकी मेजोरिटी होने के बावजूद भी यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के अगेंस्ट फैसला सुनाया। दिस इज शॉकिंग, कि ऐसा लग रहा था कि जजेस जो हैं वो रिपब्लिकन एफिलिएशंस वाले हैं, तो हो सकता है कि फैसला ट्रंप के फेवर में सुनाए, बट फैसला ट्रंप के अगेंस्ट ही आया है। और ये देन व्हाट इज आईईपीए, तो मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई, इंटरनेशनल इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। देन इट अलाउड द प्रेसिडेंट लिमिटेड इकोनॉमिक एक्शंस ड्यूरिंग, तो ये लिमिटेड पावर देता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लिमिटेड पावर देता है, कि बस इसमें फ्रीजिंग ऑफ द एसेट्स हो सकती है, ब्लॉकिंग ट्रांजैक्शन, ये सब सैंक्शंस इंपोज हो सकती है, बट टैरिफ और ड्यूटीज की कहीं भी बात नहीं कही गई। देन उन्होंने, कोर्ट ने 3 ग्राउंड दिए, उन्होंने बोला कि ये आईईईपीए जो लॉ है ये साइलेंट है, टैक्स के बारे में पावर नहीं करता, कांग्रेस के पास ऑथराइजेशन है, इनकी बात करी उन्होंने। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई अगर ये पावर हमारे पास नहीं होगी तो अमेरिकन इंटरेस्ट हार्म हो जाएंगे, अमेरिकन इंटरेस्ट, क्योंकि अमेरिका के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगेंगे, अमेरिका बदले में क्या लगा पाएगा। तो उन्होंने ये बात बोली, बट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, चेक एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर है। भाई पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना और लॉ के थ्रू पावर देना, प्रेसिडेंट का काम है उसको एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम है उसको इंटरप्रेट करना। तो ये चीज यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब मेन चीज ये है कि एक $133 बिलियन अभी तक टैरिफ जो है वो कलेक्ट कर चुकी है यूएस गवर्नमेंट। तो जब ये अनकॉन्स्टिट्यूटेड क्लियर हो गया तो क्या ये सारे टैरिफ वापस दिए जाएंगे देशों को? अब इंडिया और अमेरिका के बीच में भी इंटरिम ट्रेड डील हुई है, जिसके अंदर इंडियन गुड्स के ऊपर 18% टैरिफ लगेगा, और अमेरिकन गुड्स के ऊपर हम जीरो टैरिफ लगाएंगे। देख लो कि हम जो है यूएस को कितना कंसेशन दे रहे हैं। कि और अब ये रूलिंग आने के बाद अब इंटरिम ट्रेड डील भी जो है वो लिम्बो में है। लिम्बो मतलब कि अब उसका कोई सर्टेनिटी नहीं कि क्या होगा, क्योंकि हमने ट्रेड डील इसीलिए की थी कि हमारे ऊपर टैरिफ हट जाए, बट जब इन टैरिफ को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो अब लेट्स सी कि उस ट्रेड डील का भी क्या होगा। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, उसके बाद ट्रम्प रिस्पॉन्स एंड ऑल्टरनेटिव लीगल रूट्स। तो ट्रम्प ने बोला कि ठीक है, आईईईपीए एक्ट में अगर हमारे पास पावर नहीं है तो हम सेक्शन 122 ट्रेड एक्ट का यूज कर लेंगे, या सेक्शन 232 ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट का यूज कर लेंगे, बट हम टैरिफ अभी भी लगाएंगे। तो फिर 122 ट्रेड एक्ट क्या कहता है कि 150 डेज के लिए टैरिफ लगा सकता है, तो 150 डे मैक्सिमम है। तो ये तो एक लिमिटेड पावर हो गई अगर ट्रम्प इसको यूज करेगा। अगर ट्रम्प इसको यूज करेगा, सेक्शन 232 को, ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट को 1962 को, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड पे मिलता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड्स है, नेशनल इमरजेंसी नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड्स पे, और वो भी सिर्फ एल्यूमिनियम स्टील जैसे गुड्स के लिए ये लगाया जाएगा। तो लेट्स सी अब ट्रम्प किस लॉ को यूज करके ऐसा करेगा। नाउ इंडिया स्पेसिफिक इम्पैक्ट क्या है कि इंडिया के ऊपर जो ये टैरिफ लगाए गए थे, अब लेट्स सी कि जो है इंडिया इसको, इसके बारे में क्या करता है, जो ये ट्रेड डील हुई है। देन शिफ्टिंग नेगोशिएशन डायनामिक्स, Scott's ruling has weakened the US tariff leverage. India's negotiating position may now strengthen as the threat of punitive tariff loses its legal foundation. तो अब इंडिया कह सकता है कि भाई उनकी पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो सकती है। देन फाइनली, हाँ, इमिग्रेशन के ऊपर भी ट्रम्प ने इसके अंदर बात करी, और उन्होंने बोला कि हम इमिग्रेशन जो है, इलीगल इमिग्रेशन को रोकेंगे, और बहुत सारे इलीगल इंडियंस को जो है, माइग्रेंट्स जो हैं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। देन सेव अमेरिका एक्ट बनाने की बात हो रही है, अमेरिका को बचाओ। बचाओ क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि जो नॉन सिटीजन हैं, जो ये माइग्रेंट्स आके यहाँ बसते हैं, तो क्राइम होता है, क्राइम बढ़ता है, ये ट्रम्प का कहना है। फिर एक दलीला कोलमैन केस आया, दलीला कोलमैन केस, और इसके ऊपर एक लॉ भी बनाने जा रहा है यूएस, दलीला एक्ट। इसमें क्या है कि एक इंडियन ट्रक ड्राइवर जो कि प्रताप सिंह था, इसने, ट्रक ड्राइवर ने दलीला कोलमैन को टक्कर मारी और वो मर गई। तो उन्होंने बोला कि भाई
5 साल की लड़की थी, रन ओवर बाय प्रताप सिंह। तो उन्होंने बोला कि हम लॉ लेके आएंगे जिसमें हम ये बोलेंगे कि अमेरिका की कोई भी स्टेट किसी भी माइग्रेंट को कमर्शियल लाइसेंस इशू नहीं कर सकती। तो अब वो कोई भी कमर्शियल लाइसेंस इशू नहीं होंगे अगर ये लॉ बन गया तो दिस इज अबाउट दी दलीला एक्ट के बारे में जो मैंने बात करी। एंड जो ये यूएस की स्टेट यूनियन स्पीच जो है यूएस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो दी। नाउ मूविंग अहेड विद द न्यूज़पेपर। सो ये न्यूज़पेपर के अंदर जो ये फर्स्ट मेन न्यूज़ जो यही थी, आगे देखते हैं। ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये हमारे न्यूज़ हमारे काम की नहीं है। नाउ ये एनसीईआरटी वाली न्यूज़ हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ये न्यूज़ है कि गवर्नमेंट जो है वो नए जेट्स खरीदने वाली है डिफेंस डिग्नेटरीज के लिए, क्योंकि पता है आपको बहुत सारे एयर क्रैश हो रहे हैं। अजीत पवार जो है डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, उनका भी एयर क्रैश में डेथ हो गई। अभी हाल ही में झारखंड से एक एयर एम्बुलेंस जा रही थी, वो भी क्रैश हो गई। देन अंडमान निकोबार के अंदर एक हेलीकॉप्टर आई थिंक वो क्रैश हुआ। तो वो कह रहे हैं कि हम नए डिफेंस डिग्नेटरीज हैं जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए ये नए जेट्स खरीदे जाएंगे। और जो आम जनता है उनके लिए तो वो पुराने ही एरोप्लेन्स जो हैं जिनमें हम ट्रेवल करते हैं वही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारी इसके अंदर। एडिटोरियल सेक्शन में हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आ रखा है, बैलेंसिंग फेथ डिग्निटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इसको मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले अगर हम यहाँ देखें, जैब जैब क्या होता है? एक इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन, वेल डन। ये क्यों बोला इंजेक्शन क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में इंडिया ने एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट करी है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सर्विकल कैंसर जो लेडीज के अंदर होता है, लेडीज के सर्विक्स में, मतलब जो वेजाइना यूट्रस होता है उसके ऊपर जो एक सर्विक्स एक पार्ट होता है, वहां पर ये कैंसर जो है सबसे सेकंड मोस्ट जो मोस्ट डेंजरस कैंसर जो वुमेन में पाया जाता है वो सर्विकल कैंसर है। डेंजरस मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रिवेंटेबल नहीं है, ये प्रिवेंटेबल है, इसको क्योर किया जा सकता है। तो फिर ये जो कैंसर है सर्विकल कैंसर, इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट करी है, जिसके अंदर जो है नेशन वाइड वैक्सीन लगाई जाएगी। जो 14 साल से ऊपर की गर्ल्स हैं उनको ये लगाई जाएगी। द टारगेट गर्ल्स फॉर 14 ईयर्स, एंड इट विल बी वॉलेंटरली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी ये। देन उसके बाद ये जो वैक्सीन है ये किसने बनाई है? ये गार्डासिल ने बनाई है, ये यूएस बेस्ड कंपनी है। इसकी वैक्सीन है, सिंगल डोज लगाई जाएगी, एक ही डोज लगाई जाएगी। ये इंडिजीनियस वैक्सीन अभी तक जो है वो अप्रूव नहीं की गई है, इंडिया ने जो बनाई थी सर्वावैक। तो इंडिया की खुद की जो वैक्सीन है जिसका नाम है सर्वावैक, वो अभी WHO ने उसको अप्रूव नहीं किया है, तो इसलिए हम यूएस वाली वैक्सीन जो है ये लगाएंगे, गार्डासिल वैक्सीन, ठीक है, ये लगाएंगे। अब साइंटिफिक एफिकेसी क्या है, अब इसके बारे में तो साइंटिफिक एफिकेसी के बारे में तो बाद में बात करते हैं, बट हम अगर इस एडिटोरियल की बात करें तो इस एडिटोरियल में लिखा है दैट इंडिया मूव टू इंट्रोड्यूस वैक्सीनेशन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, एंटी वैक्सीन। अब इसमें क्या है कि कह रहे हैं कि ये यूएस के अंदर यूएस के अंदर एंटी वैक्सीन सेंटिमेंट है, मतलब लोग वैक्सीन नहीं लगवाते। जब आपने देखा होगा कि जब कोविड भी आया था तो लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, बोलते थे इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो अभी यूएस के अंदर हाल ही में अगर आप देखेंगे तो वहां पर मीजल्स एपिडेमिक फैला हुआ है, बट वहां पर वैक्सीन जो है एंटी वैक्सीन जो है सेंटिमेंट चल रहे हैं, लोग जो हैं वहां पर वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। बट वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 80% ऑफ सर्विकल कैंसर जो है वो पर्टिकुलरली टाइप 16 और टाइप 18, दो तरह के इसके स्ट्रेन्स कह लो सर्विकल कैंसर के, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और
ये वैक्सीन अगर लगाई जाएगी तो ये चीज़ें, ये डेथ्स जो हैं ये प्रिवेंटेबल हो सकती हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ये भी इस एडिटोरियल में बताया है कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है वहाँ पर डेथ रेट, इंडिया के अंदर 65% बर्डन है सर्विकल कैंसर का, तो इससे ये चीज़ें अवॉइड की जाएंगी। बट अब एंटी वैक्सीन जो सेंटिमेंट है उसको भी डील करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने पहले भी सर्विकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो लगाई थी आंध्र प्रदेश के अंदर, इसका ट्रायल चला था 2009-2010 के अंदर, जिसके अंदर जो गर्ल्स थी जिनको ये लगाई गई थी, 7 गर्ल्स, उनकी डेथ हो गई थी और माना जाता है कि वो जो एडवर्स इफेक्ट वैक्सीन का हुआ था उसकी वजह से मर गई हैं। तो ये एडिटोरियल के अंदर उन्होंने यही बोला कि इट इज़ अ पॉजिटिव इनिशिएटिव, सही इनिशिएटिव है, ठीक है, सर्विकल कैंसर को प्रिवेंटेबल है अगर टाइमली स्क्रीनिंग हो, टाइमली ये वैक्सीन लग जाए तो। बट ये जो एडवर्स इफेक्ट है इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि वैक्सीन लगवाए और बंदा ही जो है वो उसकी डेथ हो जाए, तो इसको भी डील करने के लिए इन्होंने बात करी। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट एडिटोरियल देखेंगे आप, तो नेक्स्ट एडिटोरियल है डेमागॉग सेल्समैन। तो डेमागॉग वो पर्सन होता है कि जो जो अटेंशन गेन करता है बाय इन्वोकिंग द इमोशंस, लोगों के इमोशंस को इन्वोक करके अपनी अटेंशन या अपनी बेनिफिट गेन करता है, बेनिफिट। तो डेमागॉग सेलमैन, अभी इसने स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच दी है ना, इसने ट्रम्प ने, तो वहां पर बड़ी बड़ी बातें की हैं कि मैंने काफी सारी वॉर्स रुकवा दी, हम ईरान के ऊपर ये कर रहे हैं, तो बहुत सारी उसने इमिग्रेशन के ऊपर बात करी, तो उसी के ऊपर ये पूरा एडिटोरियल है कि ट्रम्प जो है डेमागॉग सेलमैन है और उसने बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें बोली हैं। ये एडिटोरियल नॉर्मल है। इसके बाद एक लास्ट एडिटोरियल जो आज के लिए हम देख लेते हैं, वैसे तो दो न्यूज़ अभी हमारी पड़ी हैं जो मेन न्यूज़ है। एक है बैलेंसिंग फेथ एंड डिग्निटी, चलो इसको सेपरेटली लेंगे फिर हम, ठीक है, दो दो इश्यूज रहते हैं हमारे, बैलेंसिंग फेथ डिग्निटी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड यूके मॉरिशियस एग्री चैगोस आइलैंड वाला। इस पूरे न्यूज़पेपर में दो ही इश्यूज रह गए हैं, तो इसको हम सेपरेटली लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इसको मैं अपलोड करता हूँ।